तो यहाँ तक फिर ये 2015 में वही वही हरकत भाई 2 साल फिर मंदबुद्धि पड़ के 1 साल तो मैं कार्टून नेटवर्क देखा मैंने। अब इस बात कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था, दिमाग भी इतना शून्य था कि कुछ कर नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, समझने सोचने की क्षमता खत्म हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पे इंटरव्यू करने किसी भी लेवल पे जॉब कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, मैनेजर लेवल पे हो आईटी कंपनी में, बड़े आईटी कंपनी में, और अब जॉब छूट जाएगी तो भाई 2 साल के गैप के बाद आपको कोई अच्छी उतनी सैलरी देगा ना ही, आपको वो डेजिग्नेशन पाने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सैलरी तो कोई देगा नहीं भाई। गैप हो गया, गैप वाला रीजन है सैलरी नेगोशिएशन में। फिर तो भाई गर्जू है तो भाई कितने पैसे में काम करो, मिली नौकरी 75,000 की, फिर से वो इतने में ही कर रहा था पहले भी, उतना ही कम रहेगा तो 2 साल गया है, चलो हम कम नहीं करेंगे, उतना ही देंगे जहाँ तुमने छोड़ा था। मैं ठीक है 75,000 रुपये फिर से 2015 में 75,000 रुपये छोड़ी थी भाई, 2.5 साल बाद फिर से 2-2.5 साल बाद फिर से जाके उतने पैसे की ही नौकरी लग गई। मैनेजर लेवल पे थे, मैनेजर लेवल पे ही सेम जगह पहुंच गए कम से कम, लेकिन शरीर और दिमाग इस लायक नहीं था। अब ऊपर से ये घर पे साथ रह रहे हैं, सैलरी आती तुम पूरी सैलरी मेरी डालोगे, और जैसे पॉकेट मनी उन्होंने मुझे यहाँ इलाहाबाद में रख के दी थी वैसे ही पॉकेट मनी दिया करते थे ये मुझे। अब एक तो पर्सनैलिटी भी बंदे की थोड़ा अजीब सी हो गई है, एकदम भद्दा लगेगा इंसान, ऑब्वियसली इतना मोटा हो जाएगा, ऊपर से डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, ऊपर से इतना इतना मोटा अजीब सा हो जाएगा, दिमाग भी सही से काम नहीं कर ठीक ठाक। अब ठीक ठाक काम कर रहा है, उतना तेरा बेस्ट नहीं काम कर रहा है जैसे 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 करना चाहिए। हाँ रिकवरी काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत हीलिंग हो चुकी है, अब थोड़ा एवरेज दिमाग काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे वही हालत भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। पापा गुंडा बैठे हुए हैं घर पे ही रिपोर्टिंग लेने के लिए, और वहाँ जॉब कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ ऑफिस में, क्या किया, किससे मिले, पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं ये। पता नहीं उनको मेरे ऑफिस में क्या ही समझ में आता है, आईटी कंपनी का मैनेजर क्या जॉब करता है, इनको रिपोर्ट देनी पड़ रही है, और हर रोज का 100 रुपये का जेब खर्च था भाई, 3,000 महीना तुमको मिलेगा। पूरी तनख्वाह मेरे पास उस टाइम पे जो बैंक अकाउंट था HDFC का, रांची की पहली जॉब जो मैंने की थी, वो भी मेरे पास स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं सारे लैपटॉप पे, मैं दिखा सकता हूँ। पूरी पूरी तनख्वाह या 50,000 रुपये अपने अकाउंट में लेते थे, 15,000 रुपये वहाँ का वो देना, सब्जी हम मैं लेके आऊँगा, सारा सामान जो भी जगह की जरूरत है सारी मैं पूरी करूँगा, मैं करूँगा, मैं इलाहाबाद में कर रहा था वैसे मैं करूँगा। 100 रुपये के हिसाब 3,000 4,000 रुपये, और 100 थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा जेब खर्च, 1,000 रुपये 400-500 कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं पैसे नहीं मिलते। 100 रुपये पर डे लेके अपना ऑफिस निकलता था मैं। 73,000 रुपये कमाने वाला लड़का कि हाँ कोई जूनियर बोल दे सर चाय पिला दीजिए, तो सर को बोलना पड़ता था अरे बेटा छोड़ो चाय नहीं पीते, एक सिगरेट मैं पी रहा हूँ, किसी ने एक और मांग ली, मुझे पता है दिन की 5 सिगरेट है, किसी ने जूनियर ने एक सिगरेट मांग ली तो मुझे 4 ही पीनी पड़ेगी, मना भी नहीं कर सकते। ये तरह के, अब ये प्रताड़ना, घर पे आके पूरी रिपोर्ट लेना दिन भर की, क्या किए, कहाँ गए, किससे मिले, क्या हुआ ऑफिस में, ये सारा काम। अब भैया का भी ये मानसिक टॉर्चर है, दिमाग बंदे का ऐसे ही स्लो मोड में थोड़ा थोड़ा है, जो होना चाहिए नॉर्मली, और अब स्लो मोड में है, ऊपर से इनका टॉर्चर भी मिल रहा है रोज आके घर पे गुड़गांव में। 6-7 महीना बीता, मैंने कहा भैया इनसे तो किसी हद तक छुटकारा पाना पड़ेगा हर हाल में। शनिचर मेरे सर पे जो भगवान ने दे के बैठा है ये मेरे बाप के रूप में, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कोड़ है, जिनकी जो यही इकलौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से हर बार मेरा पतन हुआ है। अब मानसिक मौतें मिली हैं मुझे, मानसिक मौत दी गई है, एक हद तक मानसिक प्रताड़ना करने के बाद मानसिक मौत भी दी जाती है। फिर मैंने वापस जॉब जो छोड़ के मैंने नोएडा की तरफ खोजना शुरू किया। नोएडा में NEC नाम की कंपनी थी, आईटी कंपनी, जापानीज थी, वहाँ काम वर्क प्रेशर बहुत कम था, हिटाची में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, जापानीज थोड़ा इनोवेशन की तरफ काम कर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा ना मेरा जो इनोवेटिव माइंडसेट है, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें प्रपोज करता हूँ, अच्छे अच्छे सोल्यूशंस देता हूँ, ये इसका मुझे तारीफ मिलेगी और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, प्लस नोएडा में है तो वहाँ मेरी बहन की फैमिली भी है। मैंने कहा पापा से कि मैं अलग घर लूँगा। अब दीदी रहती है नोएडा में, तो आपको भी नोएडा में ही रहना पड़ेगा, सेम सोसाइटी में, सेम बिल्डिंग में ले लिए घर। अब मैंने कहा चलो भैया तुम कहीं तो बिजी रहोगे आप। दीदी की छोटी सी बेटी हुई थी, वो थी एक बेटी थी दीदी की, और पति पत्नी रहते थे। हमने भाई हमने सेम फ्लोर पर रहो। मैं अपना ड्राइंग रूम में रहता था, ड्राइंग रूम में, अपने कमरे में भी रहने नहीं देते थे, बार बार आगे झाँकते थे करते थे। मैं कह रहा हूँ मैं ड्राइंग रूम में रहूँगा। ड्राइंग रूम में टीवी लगाई, ड्राइंग रूम में गद्दा डाल के मैंने काटा टाइम। शादी के पहले तक मैं ड्राइंग रूम में ही रहा। 2 BHK अपार्टमेंट था, एक बेडरूम पापा मम्मी का एकदम डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड। एक में अपना सपना जो भी बनाया खाली पड़ा रहा शादी के पहले तक, तो 2 BHK अपार्टमेंट में, और ड्राइंग रूम में मैं रहता था भाई, क्योंकि अगर सेपरेट रूम में रहूंगा तो पूरे टाइम अंदर आके देखते रहेंगे, खड़खड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब ड्राइंग रूम में इनकी आंखों के सामने ही रहना है मुझे, पनिशमेंट है आंखों के सामने रहने की। एक बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरे पिताजी किसी भी हाल में मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं करने देंगे, इसलिए मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं जानता था कि शादी भी के बाद भी इनकी बेटी का जो अत्याचारों का जो ग्रंथ है और किस्से हैं, वो वहाँ भी होगा। किसी और लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना यार। किसी और लड़की को मैं तो मौत को झेलता ही हूँ, किसी और लड़की को ले आऊँ, उसको साथ भी ये लोग अंड बंड करेंगे, ये करेंगे, और यहाँ भी मुझे रक्त गुलामी करा रहे हैं। तो फिर मैंने 2 साल करीब करीब बीत गए, मैं टालता रहा। कोविड आ गया फिर 2020 में, 1.5-2 साल टाला, फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर
चीज़ है यही सब। और एक बात मैं साफ कहता हूँ, जब तक मैंने कमाया है पूरा खर्चा मैंने ही चलाया है घर का, शादी के पहले तक पूरा खर्चा मैंने ही चलाया और क्या नहीं किया। और एक बात और, मेरे घर में जितना भी सामान रहा है वो मेरे अपने पैसे का रहा है। मैं ना किसी से गिफ्ट लेता हूँ और सिर्फ गिफ्ट देता हूँ अपनी, छोड़ो मैंने किसको क्या दिया उस नाम कुछ नहीं बोलूँगा, मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेता। कुछ भी गिफ्ट कोई मुझे ला के देता है, भाई ये गिफ्ट रख लो, ये वो, भाई ठीक है, नो, बर्थडे भी है कुछ भी है, ऑफिस में यहाँ वहाँ मैं गिफ्ट नहीं लूँगा। फ्लावर्स और कार्ड्स और बुके ला के दोगे जो भी मैं ले लूँगा। बट अगर तुम कोई वैल्यूएबल गिफ्ट ला के दोगे किसी भी तरह का, 10 रुपए की भी वैल्यू होगी, कुछ ईयरिंग है, नेक चेन में, कुछ भी नहीं लूँगा मैं, ऐसा कोई चीज़ मटीरियलिस्टिक। ये मेरा नियम रहा है बचपन से और आज तक भी यही नियम फॉलो करता हूँ। ऑफिस में भी मेरे दोस्त यार सब कुछ जूनियर्स सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होता है कि सर गिफ्ट नहीं लेते, कोई लाता भी नहीं है इसीलिए कोई भी देने के लिए। तो यहाँ पे आके फिर मेरे पिताजी ने शादी का, भाई बनारस कोविड ठीक हुआ थोड़ा 2021 के बाद, एंड आते आते 2021 होते होते इनके अत्याचार तो चल ही रहे थे, और ऊपर से अब रिश्तेदार नातेदार शादी को लेके चढ़ बैठे। जब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया था, मैं इनकी आंखों के सामने रह रहा था, अपना जॉब कर रहा था, अपना दोस्तों के साथ एंजॉय भी करता था, सोसाइटी में 4 दोस्त छोटे मोटे जैसे भी बैठते थे हम लोग, भाई अच्छा HR मैनेजर लेवल का बंदा था वो, अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत ही प्यारा दोस्त है हिमाचल का, मंडी का। तो हम अक्षय, तो मैं और अक्षय अपना आराम से एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट करते थे। मैं ज़्यादातर, क्योंकि जिस भी टाइम मुझे वक्त मिलता था खाली, मैं पिताजी की आंखों के सामने कुछ भी करने की जगह मैं अपना लैपटॉप उठाया और अक्षय के फ्लैट पे जाकर, वो अकेला फ्लैट लेके रहता था और इंडिपेंडेंट अपनी उसकी हाउसिंग थी, उसकी लाइफस्टाइल थी, अपना अकेले ही रहता था वो। उस टाइम उतना महंगा रेंट भी नहीं था, वो अच्छी जॉब भी कर रहा था, भाई मैं भी रह रहा था अकेले ही अपनी सिंगल अर्नड इनकम पे यहाँ पे। अब इनको अक्षय और यहाँ हम जो वीकेंड पे एक बार, भाई इतने दिन 5 दिन आदमी मेहनत कर रहा है, अब अक्षय घर दिन भर बैठे रहते हो। तो यहाँ तक आते आते पापा ने भैया सब शादी को लेकर टॉर्चर, दिन रात बहन जीजा ऊपर से माँ बाप, शादी 24 घंटा सब शादी को लेकर टॉर्चर कर रहे हो। एक तो बंदा हफ्ते में एक आध दिन अपना दोस्तों से मिल रहा है, जुल रहा है, घूम फिर रहा है, कहीं निकल रहा है, उसमें टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर ही करना है, कारण खोजना है, कारण खोजू आदमी, कारण ही खोजेगा टॉर्चर करने वाला। कोई नियत है टॉर्चर करने की बचपन से आज तक इसकी नियत ही है टॉर्चर करने की, देखो कुछ किया ही नहीं टॉर्चर करने के अलावा मानसिक रूप से। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, नोएडा में सब अब शादी लेकर दिन रात का टॉर्चर। हमने भैया लो बनाओ जीवन साथी प्रोफाइल, देखो कराओ जो कराना है कराओ। लड़कियां देखते थे, मिलने जाते थे, इनकी अजीब नेचर और व्यवहार की, भाई किसी की बातों में हाँ में हाँ नहीं मिला, कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, उसको झड़क दोगे, बोल दोगे, भाई सोचेंगे आप कौन लड़की से कैसे ऐसे व्यवहार के साथ लड़की देना चाहेगा। मम्मी कुछ बोल नहीं सकती वहाँ पे, बात ही नहीं करती है, पापा जब बैठे होते हैं तो मम्मी की चोच बंद होती है, भाई पता है पति की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता जीवन में मम्मी के। आज तक ऐसे ही रहा है भाई, अब तो बदल नहीं जाएंगी इस उम्र में आके, दिमाग में उनका एस्पिरेंस से सुन कर दिया गया है इतने साल खिला के। यहाँ पे आके क्या होता है, पिताजी खुद ही खोजते हैं, मतलब लड़की मैं ही देखता हूँ। जहाँ बात की, इनिशियल डिस्कशन किया, जो भी फाइनलाइज हुआ, घर वालों को बात कराई। सबसे पहला स्टेप ही मेरा यही होता था, पहले घर पे बात करा लो, घर वाले बात कर लें आपस में भैया, फिर हम लोग थोड़ा कुछ दिन बात करें, समझे बूझे, एक दूसरे को जाने समझे। 1 साल तक यही सब चलता रहा। कहीं जहाँ भी जो भी अच्छी लड़की मिलती थी वो मना कर देती थी करीब करीब। पिताजी भी डिक्टेटर है, मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही है। तो अजीब सा परिवार का माहौल देखना, दीदी का अपने ही ना भाई के प्रति द्वेष भाव देखना, पिताजी का ऐसा नेचर, मम्मी की चुप्पी, ये सब ऐसे माहौल में कोई लड़की देना नहीं चाह रहा था। यहाँ मेरी वाइफ मिली, शादी हुई किसी तरह से, बहुत वो भी जोर तोड़ के भैया, वो भी बहुत दुखी थी अपने माँ बाप के व्यवहार से, और मेरा ही भैया था। मेरा 2 दुखियारे मिलेंगे भाई। वो मैं उस समय नौकरी कर रहा था, 1 लाख प्लस पर मंथ की सैलरी थी मेरी, और मेरी वाइफ वैसे 18-20 हज़ार की नौकरी करती है, 4 एग्जीक्यूटिव थी कंसल्टेंसी में, किसी कंपनी में कॉर्पोरेट में भी नहीं करती थी नौकरी। उन्होंने देखा बंदा इतना क्वालिफाइड है, ये वो अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा मोटा था ही भाई, वरदान दिया गया था पिताजी का मोटा होना, स्मार्ट हैंडसम डैशिंग होता तो शायद वो सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं की मेरे। अच्छा ही हुआ, उन्होंने मेरे अंदर का इंसान देखा शादी की। लेकिन आखिर में क्या हुआ फिर भैया, नहीं चला रिश्ता। क्यों नहीं चला? शादी पहले मैंने एक ही बात कही, एक ही शर्त रखी, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया, उसमें भी अड़चने पैदा कर रहे थे मेरे पिताजी, अजीब बातें करना, मतलब कुछ भी। अब लड़कियों की तरफ से मतलब हाथ सही, ये लड़के वाले हैं तो लड़के वालों का सम्मान चाहिए था इनको और इनके दामाद को। अब वो लोग एवरेज लोग थे भाई, ठीक है शादी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बेटी के प्रति अच्छा व्यवहार उनका भी नहीं था, उनके माता पिता का, भाइयों का, ठीक है, यही व्यवहार उनका भी था माता पिता का लड़की के। तो हम दोनों तय किया भैया इन लोग के चक्कर में पड़ेंगे, ये लोग सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे से। और उसी बीच मैं भी देख रहा था कि 4-5 रिश्ते और भी देखे, लड़कियां देखने गए, करने गए, साखा ना हो जा रही थी। तो और कोई रास्ते में भाई कर ले यार, एक बेचारी दुखियारी है, सीखना समझना चाहती है,
प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती है तो अपने को सिखाओगे, पढ़ाओगे, तुम ट्रेनिंग देने में, बातें करने में, हर चीज़ में, इंग्लिश में, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। शी वांट्स टू लर्न, सीखना चाहती है, ठीक है, सिखाओ, पढ़ाओ, अच्छी जॉब दिला के तुम उसका अच्छा भविष्य बनाओगे तो प्रेम करेगी, तुम्हें साथ देगी। शादी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद शादी के पहले मैंने जब घर चेंज करना था, मैं अच्छा घर लूँगा भाई। शादी के बाद 2 BHK एम्प्टी फ्लैट में मैं थोड़ा सुंदर सा इंटीरियर का अच्छा हो, बढ़िया सा घर लूँगा। इस सोसाइटी में नहीं लूँगा कि मैं अपनी बहन जीजा अब पिताजी का व्यवहार, ये एक गुट खेल के मेरे विरुद्ध खेलने वाला जो व्यवहार बचपन का था, मैंने तो कसम खा रखी थी। मैं जानता था कि शादी ये चलने भी नहीं देंगे। वंदना के यही केस में, मेरी वाइफ के यही केस में ये अड़चने पैदा कर रहे थे दमाद, और अपने पता नहीं किस लड़के वाले हैं तो कौन सा अहंकार है यार। सब बराबर होते हैं समाज में, लड़की वाले क्या होता है, दहेज नहीं लेंगे। ये तो मैं खुद कह रहा था, मैं इतना खुद सक्षम हूँ, इसलिए गरीब परिवार में मैंने शादी की, दहेज कुछ नहीं लूँगा। एक गरीब तरह के परिवार से लड़की लेके आऊँगा, उसको अच्छी लाइफ स्टाइल दूंगा, अच्छा जीवन दूंगा, खुशी से रहेगी, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छी जॉब कराऊंगा, अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड कराऊंगा। वो कितना कुछ मानेगी अपने पति को, वो मानती भी थी। लेकिन ये जो सनीचर, मैंने कहा घर में, सोसाइटी में नहीं लूँगा। मैं और मेरा दामाद शादी करा रहे हैं, हम शादी में नहीं आएंगे अगर इसी सोसाइटी में घर नहीं लोगे। मेरे एक नहीं 2 परिवार है। मेरे पिताजी की यही कहानी थी, मेरे एक नहीं 2 परिवार हैं। मैं इस सोसाइटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा और तुम इसी सोसाइटी में घर लोगे जहाँ मेरी बहन रहती है। बिल्डिंग अलग अलग हो जाए भले, लेकिन रहना सेम जगह पड़ेगा। अब मैं फंस गया यहाँ। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया तो मेरी वाइफ ने सोल्यूशन बताया मुझे भाई कि चलो बिल्डिंग चेंज कर लो, अगल बगल बिल्डिंग में ले लो, एक ही बिल्डिंग जो है ऊपर नीचे फ्लोर पे, या एक ही फ्लोर पे फ्लैट लेके, दीदी खुद का है तो उसी फ्लोर पे रह रहे थे। वहाँ भी उस लड़की ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने उसको पता भी था थोड़ा बहुत नेचर, मैं दीदी के बारे में उतना नहीं बताया था। मैंने कहा चलो यार बहन है, कम से कम पिताजी के अत्याचारों की दास्तान तो मैं भाई दुनिया बताऊंगा ही। बीवी हो तुम, इस घर में आ रही हो मेरे घर में, पता चले तुम्हें घर में के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम हवाई किले बना के आओ और यहाँ तुम्हें कुछ और ही देखने को मिले तो मुझे ही प्रॉब्लम होती, मुझे ही झेलना पड़ता। तो अब सेम सोसाइटी में घर लेके अब ये मेरी बहन का इस्तेमाल करना है। दिन रात बहू ऑफिस जा रही है भाई, वो ठीक है, वो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो, मेरी वाइफ बहुत सुंदर थी। वो पतली दुबली खूब प्यारी सी लगती थी देखने में, अच्छे से तैयार होती थी पूरे सोसाइटी में। मेरी वाइफ एचआर थी। एचआर की बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी थी, पर्सनालिटी और बातचीत करने का तरीका सब कुछ बहुत सभ्य तरीके से रहती थी वो, और सबसे प्रेम से बातें करना सबसे। क्योंकि भाई जो जिन्होंने अत्याचार सहे होते हैं जीवन में ना, और दूसरों के प्रति उनके अंदर प्रेम होता है, द्वेष नहीं दिखाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि द्वेष सहने की पीड़ा क्या होती है। यही हाल मेरी वाइफ का भी था। हम दोनों को बहुत अच्छी इज्जत मिलनी शुरू हो गई सोसाइटी में। अब जहाँ भी मेरी दीदी और मेरी वाइफ साथ में जा रहे हैं किसी घर, ये वो लोग बुलाते थे तो तुम्हारी ननद है सेम लेके आओ, तो भाई वहाँ अब हर आदमी मेरी वाइफ की तारीफ कर रहा है। शी वॉज लाइक दैट, मेरी बहन के मुकाबले पर्सनैलिटी वाइज, तो ऑब्वियसली व्यवहार के वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी, दोनों तरीके से मेरी वाइफ बहुत अच्छी थी मेरी बहन से। मेरी बहन को जो कैसे राजनीति खेलना, षड्यंत्र करना, इसकी चुगली उससे चुगली, ये वो सब करती थी मेरी बहन सोसाइटी में। अपने 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 किटी पार्टी ग्रुप में वो लड़कियां होते हैं हाउस वाइफ टाइप, पिक्यूलियर हाउस वाइफ टाइप थी वो इमेज उसकी। और यहाँ एक प्रोफेशनल वुमेन, उसका भाई भी इतना अच्छा जॉब कर रहा है, कोट पैंट पहन के जा रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है जीवन में, उसकी बहू भी इतनी अच्छी आई है। अब ये बात तो भाई बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। तो ये अहंकार का तो यही एक ही चीज़ है, एक ही नियम है। ना मेरे पिताजी को बर्दाश्त हुई, ना मेरी बीवी को लड़ाई झगड़ा लगवाना। पापा हम लोग हनीमून से लौटे, कुछ दिन पापा में साथ हैं, सब कुछ ठीक तो चले गए। और मेरी दीदी के घर आके मेरी बीवी को मेरे ही खिलाफ भरना। अब कोई मैंने अपनी दीदी की सच्चाई नहीं बताई थी कि शायद एक ही सोसाइटी में रहना है, या कम से कम ये दोनों की दोस्ती हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, दोनों को दोस्त मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे भी मेरी बीवी ने, मेरी बहन ने वही हरकत की। जहाँ वो जाए तारीफ इसकी हो, मेरी वाइफ की, मेरी बहन के सामने, ये जलन के मारे परेशान करे। आज मेरे घर पे पार्टी करने के बहाने मतलब खाना पीना बनवाओ, ये करो वो करो, क्या नहीं करता था मैं उसके बाद। और आगे मेरे ही खिलाफ भरे मेरी बीवी को, इस पे ऐसी निगाह रखो, इस पे ये करो, इस पे वो, जो जैसा मेरे बाप का नेचर था, लड़ाई लगवाना शुरू। वही पेक्यूलियर हाउस वाइफ, वो एकता कपूर सीरियल टाइप वाली औरत बन गई मेरी बहन, लड़ाई लगवाना शुरू, ये वो। और जहाँ मेरी बहन, अब मैं अपनी दीदी बहन के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला मेरी बीवी ने बोलना शुरू कर दिया। मैं उसको डांटा, मैं छोड़ यार, इग्नोर माना कर, क्यों ध्यान देती है, मत जाएगा तू, जान नहीं जान मुझे पहले नहीं बताया। मैं पहनने का भाई, मुझे उम्मीद थी शायद शादी करके तुम इस घर में आओगी, तुम्हें एक सहेली मिलेगी, यहाँ की सेम सोसाइटी में रहना है। लेकिन अब तुम, और मुझे बताया करती थी कि जहाँ भी अपनी मेरी बहन के साथ पार्टी में या बर्थडे पार्टी में कहीं भी जा रही है, मेकअप कराने जा रही है किसी फंक्शन में जाने के लिए, तो वहाँ कैसा व्यवहार करती है मेरी बहन, साला मुंह बनाना, और ना बहुत बहुत रोती थी।
मैं उसको कहता दूर रहो, और क्या बोलूँगा भाई, मैं नहीं पसंद है इसका व्यवहार, मैं जान रहा हूँ, फिर मैंने बताया भी उसको, दूर रहने लगे। फिर लड़ाई लगवाना घर पे, काम वाली के थ्रू पूरी पूरी रिपोर्ट लेना, घर पे चल क्या रहा है, क्या क्या करते हैं ये लोग दिन भर घर पे, ये सब कांड करने लग गई मेरी बहन। जब जब आना जाना कम हो गया मेरी मेरी मेरी, मेरी वाइफ का, तो काम वाली को इस्तेमाल करके घर की खुफिया खबरें निकालना और बाप इलाहाबाद में थे उनको पहुंचाना, ये सब हरकतें। भाई मेरी बीवी बहुत फायर हुई, हम लोग की लड़ाई हो गई, और उसी का फायदा उठाया, क्योंकि मेरी बहन ने चुपचाप, मेरी बीवी को लड़ाई हो रही थी, आई, मैंने कहा रुक जाओ, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा फायर हो गई थी कि यार तुमने हद कर रखी है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अब इस महीने किराया और नोटिस पीरियड होता है, शांति से रहो एक आध, मैं अभी नोटिस दे दे रहा हूँ मकान मालिक को, ये वो। मेरी बहन आ गई, ले गई अपने घर मेरी वाइफ को, वो सामान कहती है, और फिर पता नहीं क्या बातें हुई, वो आई घर वापस, सारा सामान लेके अपने भैया, उसका भाई आया, और चली गई वो मैके। अब मैके जाके गायब, डेढ़ दो महीना गायब थी, मतलब कोई टच में नहीं था। पापा लोग फोन वोन करे भी तो मतलब लड़ाई, मतलब ऐसा कि मतलब लड़ाई झगड़ा हुई है, सारी गलती मेरे भाई की है। मेरी 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 सास, मैं अपनी बहू, मैं अपनी इनके साइड हूँ, मेरी वाइफ के साइड है, और बहन का षड्यंत्र था, और फंस गई बेचारी मेरी बीवी चली गई छोड़ के। अब झूठे सच्चे इल्जाम लगाने लगी, उसके तो माँ बाप बुरे, फिर माँ बाप ने और भरना शुरू कर दिया, ये इलाहाबादी ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये होते ही ऐसे हैं, ये सब पता नहीं क्या क्या बातें भरती थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि रिश्ता टूट जाए। एक बार उसने और भी एंगेजमेंट कराई थी, मेरी वाइफ की शादी कराई थी, और मंदिर से, फिर जाके पैसा ऐड के लड़के वाला बैंगलोर में लड़का जॉब करता था इन्हीं के मोदी नगर के। ये भी बाद में, शादी के बाद में पता चली। मैंने बहुत बुरी हरकतें देखी मेरे अपने सास ससुर की, अपने भाइयों की, तो अपने मेरे प्रति, अपने बीवी के प्रति। यहाँ पे मेरे पिताजी ने फिर षड्यंत्र, मेरी बहन पिताजी ने फिर षड्यंत्र खेला। पहली बार मेरी बीवी गई है, ये 1.5-2 महीने बाद, 2 महीने बाद गए हैं मेरे साथ इलाहाबाद, मेरे साथ अपना मेरे ससुराल, और वहाँ पे सुनी भी नहीं है, बोलने भी नहीं दिया है, बस मैं सर झुका के बैठा हूँ। हाँ वैसा नहीं होगा, हाँ अभी सिगरेट नहीं पिएगा, हाँ हाँ हाँ, सारी गलती हमारी, माफ़ कर दो, हमको कभी ऐसा नहीं होगा। हमने कहा भाई तो आपको वहाँ चर्चा करनी थी कि मियाँ बीवी मुझे दिक्कत क्या हो रही, तो वहाँ पे इनकी बेटी का और चीज़ों का षड्यंत्र खुल जाता, वो बदनाम हो जाती। ना मेरी बीवी ने कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला। माँ ये आपस में गप्पे मारे, ये इसकी माँ, मेरा बाप जहरीला, मैं सांप मेरे जीवन का, और मेरी बीवी की माँ जहरीली सांप उसके जीवन की। ये दोनों आपस में षड्यंत्र करके चुपचाप सामान उठाई वो चली आई। यहाँ पे फिर वही बहन के घर का षड्यंत्र, जब तक मैं घर चेंज करूँ, बाप बैठा है कुंडली मार के, साथ रहूंगा मैं अब तो, तुम्हारे मौका मिल गया भाई साथ रहने का। अब फिर अंड मंड व्यवहार में, ऑटो जाती थी बेचारी वो, मैंने कहा 15-18 हज़ार 20 हज़ार कमाती हो यार, ऑटो में वाला मैं बुक कर देता हूँ, रिजर्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए रोज ऑटो। पीक ऑफिस आवर्स में 6 बजे मेन नोएडा से निकलो, ऑटो नहीं मिलती थी, बहुत परेशान होती थी वो, बहुत बोलती थी। वो कहे स्कूटी सिखा दो, हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल खरीद लेते हैं एक स्कूटी, कौन सी बड़ी चीज़ है, 20-25 हज़ार रुपये डालेंगे, स्कूटी आ जाएगी, सीख लो, जाएगा और स्कूटी से। ये वो पापा वहाँ पे उसमें भी अड़ंगा। एक तो अपनी बहू को तुम बता रहे हो, गुणगान गा रहे हो कि मेरी बेटी को कॉलेज जाने के लिए मैंने स्कूटी दिलाई थी, तुम्हारी बहू ऑफिस जाने के लिए स्कूटी मांग रही है, तो उसको सिखा रहे हो कि नोएडा में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, नोएडा में टू व्हीलर चलाने लायक नहीं है, अब मना कर रहे हो। बेटा कह रहे हैं नहीं मैं खरीदूंगा, तो गालियां दे रहे हो बहू के सामने, बेटे को बुरा भला बोल रहे हो, कौन बहू बर्दाश्त करेगी। आखिर में इनके अत्याचार मैं, ये पापा मम्मी अपना अलग बेडरूम में ही रहते, ज़्यादातर हम लोग की बात होती थी, खाना बनाने वाली लगी हुई थी, सफाई करने वाली अलग लगी हुई थी, बर्तन धोने घर में झाड़ू पोछा करने वाली एक आती थी, दूसरी लेडी आती थी खाना पीना बनाने वाली, वो अपना काम करती थी, खाना पीना बनाती थी और चली जाती थी अपना। अब मैं और मेरे वाइफ अपने रूम में ही रहते थे, ऑफिस जाना है अपना रूम में ही रहना है, बात नहीं करना भाई, क्योंकि पता चल गया था कि क्या क्या कहानी चल रही है। हम दोनों को ही ज़्यादा मतलब रखते हैं, हाँ ठीक, खाना खाने साथ में बैठ गए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं बैठना है, नहीं आमना सामना नहीं हो रहा, ठीक है अपने अपने कमरे में रहो भाई, कॉमन टाइम पे मिलेंगे, नाश्ता खाना चाय जो भी करना है साथ में कर लेंगे, उसके अलावा नहीं रहेंगे। पापा से और बहन से कोई इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। वहाँ भी फिर पीछे षड्यंत्र खेलना, जहाँ मौका पाओ खाना खाते वक्त ऐसी बातें कर देना, जैसे मैंने बताया अभी। बहुत झल्लाया, आके झेलता कौन था, मैं ही झेलता था। आगे किस पर चिल्लाई, पति भी बोलेगी ना यार, और पति को कोई सुनाएगी, कोई भी लड़की होगी तो। एक तो उसके बचपन में गुस्सा भरा हुआ था, उसको आके यहाँ भी वही व्यवहार दिख रहा है जो उसकी माँ का व्यवहार था, वही मेरे बाप का व्यवहार उसको दिख रहा है अपने प्रति। अलग होने को फिर चली गई मैं, कि वो बाप से लड़ाई हुई इस बार, गाली गलौज पापा से एकदम खुल के उसने साफ साफ बोला कि तुम्हारी बेटी ऐसी सब हरकतें कर रही है, तुम सब ये सब हरकतें कर रहे हो, ये वो खूब जब खुल के उसने बोलना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना। पापा लगे पापा भी चीखने चिल्लाने, गाली गलौज भाई भद्दी भद्दी बात है, मेंटल टॉर्चर वाली उसके ऊपर भी। अब मैं बीच में खड़ा सुन रहा हूँ, कहा भाई मैं अभी मम्मी बुलाती हूँ, मैं अभी घर जा रही हूँ, बुलाई क्या, दूसरी बार ही घर चली गई।
अभी 2 मिनट पॉज करता हूँ, फिर बताता हूँ। ये 20 मिनट के करीब हो गए हैं, तो 5 मिनट रिलैक्स कर लूँ, सर फट रहा है बहुत तेज, फिर बताता हूँ।